अगर मन को नियंत्रित कर लिया तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने शरीर से काम करते हुए भी आपको लगेगा कि सब काम अपने आप ही हो रहे हैं। आपकी दर्द पीड़ा सब निकल जाएगा। आपको अपने काम में मजा आने लगेगा। मन को स्थिर कैसे किया जाए, इसका एक सरल और आसान उपाय आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे। तो चलिए उस कहानी की शुरुआत करते हैं। साधु और दुकानदार। भारत के एक छोटे से गांव में दो आदमी रहते थे जिनके रास्ते तब तक एक दूसरे से नहीं मिलते थे जब तक कि भाग्य ने उन्हें सबसे अप्रत्याशित तरीके से एक साथ नहीं ला दिया। प्रेमानंद एक बुद्धिमान और श्रद्धेय भिक्षु जो अपने गहन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, और आदित्य एक विनम्र लेकिन महत्वाकांक्षी दुकानदार जो कड़ी मेहनत और समर्पण में विश्वास करते थे। उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन खुद को मुश्किल में पाया। प्रेमानंद अपनी शांत उपस्थिति और शांतिपूर्ण व्यवहार से हमेशा ग्रामीणों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। कई लोगों ने दिल और आत्मा के मामलों पर उनका मार्गदर्शन मांगा, उनके ज्ञान के शब्दों में सांत्वना पाने की उम्मीद की। दूसरी ओर आदित्य एक समझदार व्यापारी था जो गांव के बाजार में एक सफल दुकान चलाता था। वह अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और चतुर व्यापारिक कौशल के लिए जाने जाते थे। एक दिन आदित्य एक प्रश्न लेकर प्रेमानंद के पास पहुंचे जो उनके दिमाग पर भारी पड़ रहा था। सफलता प्राप्त करने के लिए मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं, उसने पूछा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। प्रेमानंद ने सौम्य मुस्कान के साथ आदित्य को गांव के चौराहे पर खड़े प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही वे मौन बैठे, भिक्षु ने एक ऐसी कहानी बुननी शुरू कर दी जो सफलता और खुशी पर आदित्य के दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगी। आदित्य, प्रेमानंद ने शुरू किया, अपने मन को कीचड़ भरे पानी से भरे तालाब के रूप में कल्पना करें। जब पानी अशांत होता है तो कीचड़ उठ जाता है, जिससे आपकी दृष्टि धुंधली हो जाती है और अराजकता पैदा हो जाती है। लेकिन जब पानी शांत होता है तो कीचड़ जम जाता है और पानी की असली प्रकृति का पता चलता है। आदित्य ने ध्यान से सुना। उसका हृदय भिक्षु के ज्ञान के शब्दों के लिए खुला था। प्रेमानंद ने आगे कहा, इसी तरह आपका दिमाग भी उस तालाब की तरह है। जब आपके विचार बेचैन और अशांत होते हैं तो आपकी दृष्टि धुंधली हो जाती है और आप अपने सच्चे रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन जब आप अपने दिमाग को शांत करना और उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना सीख जाते हैं जो वास्तव में मायने रखती है, तो संदेह और भय की कीचड़ दूर हो जाएगी और स्पष्टता प्रकट होगी और आपके भीतर शक्ति है। आदित्य ने भिक्षु के शब्दों पर विचार किया। उसका दिमाग नई समझ से दौड़ रहा था। मुझे बताओ आदित्य, प्रेमानंद ने पूछा, वह क्या है जो आपको वास्तव में प्रेरित करता है? आपकी गहरी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का स्रोत क्या है? आदित्य ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। मैं एक सफल व्यवसाय बनाना चाहता हूं, अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहता हूं और दूसरों के जीवन में बदलाव लाना चाहता हूं। प्रेमानंद ने सिर हिलाया। उनकी आंखें करुणा से भर गईं। याद रखें आदित्य, सच्ची सफलता केवल भौतिक संपदा से नहीं मापी जाती। ये उस खुशी और संतुष्टि में पाई जाती है जो अपने दिल की बात मानने और ईमानदारी के साथ जीने से मिलती है। इन शब्दों के साथ प्रेमानंद ने आदित्य को एक छोटा सा कंकड़ दिया और उसे अपने मन को शांत करने और अपने सच्चे इरादों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में अपनी जेब में रखने का निर्देश दिया। उस दिन से आदित्य जहां भी जाता था, कंकड़ को अपने साथ ले जाता था और इसे संदेह और अनिश्चितता के क्षणों में खुद को मजबूत करने के लिए एक ताबीज के रूप में उपयोग करता था। और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने पाया कि उसका व्यवसाय समृद्ध हुआ, उसके रिश्ते गहरे हो गए और उसका दिल बुद्धिमान भिक्षु से सीखे गए सबक के लिए कृतज्ञता से भर गया। ग्रामीणों ने आदित्य में जो परिवर्तन देखा, उससे वे आश्चर्यचकित थे, जो समुदाय में प्रकाश और प्रेरणा का प्रतीक बन गया था। और प्रेमानंद हमेशा विनम्र और बुद्धिमान उन लोगों का मार्गदर्शन करते रहे जिन्होंने उनसे सलाह ली, यह जानते हुए कि सच्ची सफलता मंजिल में नहीं बल्कि दिल की यात्रा में है।
और इसलिए भिक्षु और दुकानदार, दो अलग अलग आत्माएं, आंतरिक शांति और बाहरी सफलता की खोज में समान आधार पाएं और दुनिया को दिखाया कि मन को नियंत्रित करने और सच्चे मार्ग पर चलने से कुछ भी संभव है। कहानी की नीति: सफलता बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति और मन की स्पष्टता से आती है। अपने मन को शांत करके और अपने मूल्यों और इरादों के प्रति सच्चे रहकर हम जीवन में सच्ची सफलता और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब वही दोस्तों, अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भारत के एक छोटे से गांव में आनंद और नितिन नाम के दो आदमी रहते थे। आनंद एक साधु थे जिन्होंने अपना जीवन मन की गहराइयों को समझने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए समर्पित कर दिया, जबकि नितिन एक मेहनती मजदूर थे जो दृढ़ संकल्प और धैर्य की शक्ति में विश्वास करते थे। आनंद ने अपने दिमाग पर काबू पाने और उसकी पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए गांव के मंदिर के शांत वातावरण में ध्यान करते हुए अपने दिन बिताए। उनका मानना था कि किसी के विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है, और वह आंतरिक शांति और सद्भाव की स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करते थे। दूसरी ओर नितिन अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सुबह से शाम तक खेतों में अथक मेहनत करता था। उनका मानना था कि सफलता कड़ी मेहनत और दृढ़ता का परिणाम है, और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास करने से कभी नहीं कतराते। अपनी अलग अलग मान्यताओं के बावजूद आनंद और नितिन एक दूसरे के समर्पण और दृढ़ संकल्प के लिए परस्पर सम्मान साझा करते थे। आनंद ने नितिन की मजबूत कार्य नीति की प्रशंसा की, जबकि नितिन विपरीत परिस्थितियों में भी आनंद की शांत और संयमित रहने की क्षमता से आश्चर्यचकित थे। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने गांव का दौरा किया और दोनों व्यक्तियों की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने उन्हें यह देखने के लिए एक प्रतियोगिता में चुनौती दी कि कौन उनके दिमाग को नियंत्रित कर सकता है और चुनौतियों की श्रृंखला में सफलता प्राप्त कर सकता है। आनंद और नितिन दोनों ने अपनी मान्यताओं और क्षमताओं को साबित करने के लिए उत्सुक होकर चुनौती स्वीकार कर ली। पहली चुनौती में आंखों पर पट्टी बांधकर भूल भुलैया को नेविगेट करना शामिल था। आनंद ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिमाग को एकाग्र कर लिया। अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करते हुए उसे भूल भुलैया के उतार चढ़ाव के माध्यम से आसानी से मार्गदर्शन किया। दूसरी ओर नितिन ने भूल भुलैया के माध्यम से अपना रास्ता खोजने के लिए अपनी प्रवृत्ति और तेज स्मृति पर भरोसा किया और मृत अंत का सामना करने पर भी हार मानने से इनकार कर दिया। दूसरी चुनौती में दो लोगों को एक खड़ी पहाड़ी पर अनाज की भारी बोरियां ले जाने का काम सौंपा गया था। आनंद ने शांत और स्थिर दिमाग के साथ कार्य को पूरा किया, अपने प्रत्येक कदम पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी ऊर्जा को बचाए रखा। दूसरी ओर नितिन ने अपने दांत भींचे और दृढ़ संकल्प के साथ चुनौती का सामना किया। बोरियों के वजन के कारण उसकी गति धीमी नहीं हुई। जैसे जैसे चुनौतियां आगे बढ़ीं, यह स्पष्ट हो गया कि आनंद और नितिन दोनों में अद्वितीय ताकत और कमजोरियां थीं। आनंद ने उन कार्यों में उत्कृष्टता हासिल की जिनमें मानसिक एकाग्रता और स्पष्टता की आवश्यकता थी, जबकि नितिन उन स्थितियों में सफल रहे जिनमें शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति की आवश्यकता थी। प्रतियोगिता के अंत में बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए घोषणा की कि आनंद और नितिन दोनों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। उन्होंने समझाया कि सच्ची सफलता मन और शरीर के संतुलन से आती है और प्रत्येक व्यक्ति ने सराहनीय गुण प्रदर्शित किए हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। आनंद ने सीखा कि सफलता के लिए जहां मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है, वहीं चुनौतियों के सामने कड़ी मेहनत करना और डटे रहना भी उतना ही जरूरी है। दूसरी ओर नितिन को एहसास हुआ कि मन पर काबू पाने से उसे आंतरिक शांति और स्पष्टता की भावना प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिससे उसके रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा से निपटने की उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। और इसलिए आनंद और नितिन एक दूसरे के दोस्त और सलाहकार के रूप में अपने गांव लौट आए, जो मन और शरीर के बीच पूर्ण सामंजस्य का प्रतीक थे। उन्होंने ग्रामीणों के साथ अपनी सीख साझा की और उन्हें अपने दिमाग को नियंत्रित करके और कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के गुणों को अपनाकर
सफलता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। कहानी का सार यह है कि सच्ची सफलता मन और शरीर के संतुलन से प्राप्त होती है। अपने विचारों और भावनाओं पर काबू पाकर हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती पर काबू पा सकते हैं और कड़ी मेहनत और लगन से हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आनंद और नितिन की यात्रा यह याद दिलाती है कि सफलता का मतलब सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि रास्ते में यात्रा का आनंद लेना भी है। तो चलिए अब वही दोस्तों, अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भारत के शांत जंगलों में कमलेश नाम का एक साधु रहता था, जो अपनी बुद्धि और शांति के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। लोग अपने मन को नियंत्रित करने और जीवन में सफलता पाने के बारे में उनका मार्गदर्शन पाने के लिए दूर दूर से यात्रा करते थे। कमलेश के चेहरे पर हमेशा एक दयालु मुस्कान और एक शांतिपूर्ण आभा रहती थी, जो सबसे परेशान आत्माओं को भी शांत कर देती थी। एक दिन सौरभ नाम का एक युवा लड़का जंगल में घूमते हुए कमलेश के आश्रम में पहुंच गया। सौरभ एक प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी लड़का था, लेकिन उसे अपने दिमाग और भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई होती थी। उन्होंने कमलेश की बुद्धिमत्ता के बारे में सुना था और आशा की थी कि भिक्षु उन्हें आंतरिक शांति पाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। जब सौरभ ने कमलेश से मुलाकात की तो उनका गर्मजोशी और दयालुता से स्वागत किया गया। भिक्षु सौरभ के साथ एक भव्य बरगद के पेड़ की छाया में बैठ गया और सफलता के लिए मन को नियंत्रित करने के बारे में अपनी शिक्षा देना शुरू कर दिया। प्रिय सौरभ, कमलेश ने धीरे से कहा, दिमाग एक जंगली घोड़े की तरह है, जिसे धैर्य और अनुशासन से वश में किया जाना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने विचारों और भावनाओं पर काबू पाना सीखना होगा। इसके बाद कमलेश ने सौरभ के साथ बाज और नागिन की कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे बाज अपनी गहरी दृष्टि और शक्तिशाली पंखों के साथ बादलों से ऊपर उड़ सकता है और दुनिया को स्पष्टता और उद्देश्य के साथ देख सकता है। दूसरी ओर सांप अपनी चालाक प्रकृति और विषैले दंश के साथ पृथ्वी के अंधेरे तक ही सीमित रहा, अपनी प्रवृत्ति से ऊपर उठने में असमर्थ रहा। चील एक नियंत्रित दिमाग का प्रतिनिधित्व करता है, कमलेश ने समझाया, जो तेज, केंद्रित है और बड़ी तस्वीर देखने में सक्षम है। दूसरी ओर सांप एक ऐसे दिमाग का प्रतीक है जो इच्छाओं और भय से शासित होता है, जो तोड़ने में असमर्थ है, अपनी सीमाओं से मुक्त। सौरभ ने कमलेश की बातें ध्यान से सुनी। उसे अपने ऊपर शांति का भाव महसूस हुआ। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि मन पर काबू पाने और उसकी शक्ति का उपयोग करके मनचाहा जीवन बनाने से मिलती है। अगले हफ्तों में कमलेश ने सौरभ को अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए विभिन्न ध्यान और दिमागीपन अभ्यास में मार्गदर्शन किया। अभ्यास और दृढ़ता के माध्यम से सौरभ को स्पष्टता और आंतरिक शांति की एक नई भावना का अनुभव होने लगा। उन्होंने नकारात्मक विचारों, भय और ध्यान भटकाने वाली चीजों को त्यागना और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना सीखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, सौरभ की कड़ी मेहनत और समर्पण रंग लाया। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की, कला और संगीत के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाया और जीवन के प्रति अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से दूसरों को प्रेरित किया। लोग उस परिवर्तन से आश्चर्यचकित थे जो एक बार बेचैन और चिंतित लड़के में हुआ था। एक दिन जब सौरभ बरगद के पेड़ के नीचे कमलेश के साथ बैठा तो उसने अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर करने में मदद करने के लिए साधु के प्रति आभार व्यक्त किया। धन्यवाद कमलेश, सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सफलता के लिए मन को नियंत्रित करने का अमूल्य सबक सिखाने के लिए। मैं अब समझता हूं कि सच्ची महानता इसमें नहीं है कि हम क्या हासिल करते हैं, बल्कि इसमें है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा कैसे करते हैं और एकाग्र मन। कमलेश ने पुष्टि में सिर हिलाया, उसकी आंखें गर्व से चमक उठी। याद रखें सौरभ, उन्होंने धीरे से कहा, दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है जो या तो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति या आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। बुद्धिमानी से चुनें कि आप इसकी शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं और सफलता हमेशा आपकी पहुंच में होगी। और इसलिए
कमलेश के बुद्धिमान मार्गदर्शन में सौरभ उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की एक नई भावना के साथ सफलता की राह पर आगे बढ़ते रहे। भिक्षु से उन्होंने जो सबक सीखा था वह जीवन भर उनके साथ रहा, जिसने उन्हें अपने दिमाग को नियंत्रित करने और अपने सपनों को हासिल करने की चाह रखने वाले अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का प्रतीक बना दिया। तो चलिए अब वही दोस्तों, अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। वासुदेव भिक्षु और राहुल चालक की कथा। एक बार भारत के एक विचित्र गांव में वासुदेव नाम का एक भिक्षु रहता था, जो अपनी बुद्धिमत्ता और शांति के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उनके पास अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित करने की असाधारण क्षमता थी और उनकी शिक्षाओं को कई लोगों ने चाहा जो आंतरिक उथल पुथल और आत्मसंदेह से जूझ रहे थे। उसी गांव में राहुल नाम का एक सीधा साधा लेकिन मेहनती आदमी रहता था, जो ड्राइवर का काम करता था। अपने समर्पण और परिश्रम के बावजूद राहुल अक्सर सफल होने के अपने दृढ़ संकल्प में खुद को डगमगाता हुआ पाते थे। वह वासुदेव जैसी शांति और सफलता पाने के लिए उत्सुक था, लेकिन वह अपने मन की उथल पुथल को दूर नहीं कर पा रहा था। एक दिन राहुल भारी मन से वासुदेव के पास पहुंचे और पूछा, पूज्य भिक्षु, मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं और आपकी तरह सफलता प्राप्त कर सकता हूं? वासुदेव ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय राहुल, सच्ची सफलता मन को नियंत्रित करने में नहीं बल्कि उसे समझने में है। मन एक जंगली घोड़े की तरह है। यदि आप इसे जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो यह विद्रोही करेगा। इसके बजाय निरीक्षण करना सीखें, आपके विचार और भावनाएं बिना निर्णय या लगाव के। हैरान लेकिन उत्सुक होकर राहुल ने इतनी गहन शिक्षा का अभ्यास करने के लिए मार्गदर्शन मांगा। वासुदेव राहुल को सलाह देने के लिए सहमत हुए और उन्हें एक सरल लेकिन चुनौतीपूर्ण अभ्यास सौंपा। उन्होंने राहुल को निर्देश दिया कि वह हर सुबह एक शांत तालाब के पास बैठे और पानी में फेंके गए कंकड़ से होने वाली लहरों को देखें। राहुल को अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना था और देखना था कि मन में विचारों की क्षणिक प्रकृति को प्रतिबिंबित करते हुए तरंगे धीरे धीरे कैसे कम हो जाती हैं। दिन हफ्तों में बदल गए और राहुल ने वासुदेव के निर्देशानुसार लगन से अभ्यास किया। प्रारंभ में उसका मन तालाब में अराजक लहरों की तरह व्याकुलता और बेचैनी से भरा हुआ था, लेकिन दृढ़ता और धैर्य के साथ राहुल को स्पष्टता और शांति के क्षणों का अनुभव होने लगा। उसने अपने विचारों और भावनाओं के पैटर्न को समझना शुरू कर दिया, ये महसूस करते हुए कि वे क्षण भंगुर और अनित्य थे। एक धूप भरी सुबह जब राहुल तालाब के किनारे बैठा था, उसे अचानक एक एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों या भौतिक धन के बारे में नहीं है, बल्कि मन पर काबू पाने और आंतरिक शांति पाने के बारे में है। नई स्पष्टता और उद्देश्य के साथ राहुल एक बार फिर वासुदेव का मार्गदर्शन लेने के लिए दौड़ पड़े। आदरणीय भिक्षु, राहुल ने कहा, मुझे एहसास हुआ है कि सफलता की कुंजी हमारे अपने दिमाग में निहित है। अपने विचारों को देखकर और समझकर हम उन बाधाओं को पार कर सकते हैं जो हमें पीछे खींचती हैं। वासुदेव राहुल की सफलता पर गर्व से मुस्कुराए और सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में मेरे प्रिय मित्र, मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु और सबसे शक्तिशाली सहयोगी दोनों है। जब हम इस पर महारत हासिल करना सीख जाते हैं तो हम अपने भीतर की वास्तविक क्षमता को उजागर करते हैं और सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उस दिन से राहुल ने दृढ़ निश्चय के साथ वासुदेव की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू किया। उन्होंने अपने काम को नए फोकस और लचीलेपन के साथ किया। अब संदेह या भय से प्रभावित नहीं हुए। स्पष्ट मन और दृढ़ हृदय के साथ राहुल ने अपने पेशे में उत्कृष्टता हासिल करना शुरू कर दिया और अपनी अटूट भावना से दूसरों को प्रेरित किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, वासुदेव साधु और राहुल ड्राइवर की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनकी यात्रा जीवन की चुनौतियों पर काबू पाने और सच्ची सफलता प्राप्त करने में आत्म जागरूकता और लचीलेपन की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है। और इसलिए कहानी का नैतिक
इसे सुनने वाले सभी लोगों के दिलों में अंकित रहता है। मन को नियंत्रित करने का मतलब इसे दबाना नहीं है, बल्कि इसे समझना है, क्योंकि आत्म जागरूकता की गहराई में महानता और आंतरिक शांति का मार्ग निहित है। तो चलिए अब वही दोस्तों, अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक हलचल भरे भारतीय गांव के मध्य में स्वामी रमाकांत नाम के एक श्रद्धेय भिक्षु रहते थे। दूर दूर से लोग आध्यात्मिकता और जीवन के मामलों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। स्वामी रमाकांत अपने गहन ज्ञान और आंतरिक शांति की अटूट भावना के लिए जाने जाते थे, जो उनसे एक गर्म आरामदायक रोशनी की तरह फैलता हुआ प्रतीत होता था। एक दिन जब स्वामी रमाकांत एक भव्य पुराने बरगद के पेड़ की छाया में गहरे ध्यान में बैठे थे, जयकांत नाम का एक थका हुआ यात्री उनके पास आया। जयकांत अपने व्यावसायिक प्रयासों में सफलता की निरंतर तलाश में थे, लेकिन उन्होंने खुद को लगातार संदेह, व्याकुलता और अपने मन की बड़बड़ाती आवाज से ग्रस्त पाया। उन्होंने भिक्षु की उन लोगों के लिए स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता के किस्से सुने थे, जो उनसे सलाह लेते थे और उनका मार्गदर्शन लेने का फैसला करते थे। स्वामी रमाकांत, जयकांत ने झिझकते हुए कहा, मैं अपने भटकते मन को नियंत्रित करने के तरीके की तलाश में आपके पास आया हूं। मैं अपने प्रयासों में सफलता के लिए उत्सुक हूं, लेकिन मेरे विचार अक्सर मुझे अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं, जिससे मैं खोया हुआ और अभिभूत महसूस करता हूं। कृपया मेरे मन पर काबू पाने के मार्ग पर मेरा मार्गदर्शन करें। स्वामी रमाकांत ने आंखें खोली और जयकांत की ओर मंद मुस्कान के साथ देखा। मेरे प्रिय मित्र, मन एक शक्तिशाली शक्ति है, जो या तो हमारा सबसे बड़ा सहयोगी या हमारा सबसे दुर्जय प्रतिद्वंद्वी हो सकता है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अनियंत्रित मन पर शासन करना सीखना होगा और ध्यान और स्पष्टता के लिए इसकी क्षमता का उपयोग करना होगा। इसके साथ ही स्वामी रमाकांत ने जयकांत को अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया और अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया। उन्होंने माइंडफुलनेस और ध्यान की प्राचीन तकनीकों को साझा किया। जयकांत को सिखाया कि कैसे अपने विचारों में उलझे बिना उनका निरीक्षण किया जाए, बाहरी दुनिया की अराजकता के बीच आंतरिक शांति की भावना कैसे पैदा की जाए। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, जयकांत ने स्वामी रमाकांत द्वारा सिखाई गई तकनीकों का लगन से अभ्यास किया। उन्होंने अपने मन की निरंतर बकबक को शांत करना, अपने डर और असुरक्षाओं को दूर करना और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करना सीखा। एक शाम जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया, स्वामी रमाकांत ने जयकांत को अपने पास बुलाया। मेरे प्रिय मित्र, आपने अपने अभ्यास में बहुत समर्पण और अनुशासन दिखाया है। आज मैं आपको मन पर काबू पाने का अंतिम पाठ सिखाऊंगा। इतना कहकर स्वामी रमाकांत जयकांत को चांद की रोशनी में झिलमिलाते एक शांत तालाब के पास ले गए। स्वामी रमाकांत ने निर्देश दिया, पानी में देखो जयकांत, और मुझे बताओ कि तुम क्या देखते हो। जयकांत ने शांत पानी में झांक कर देखा और देखा कि उसका प्रतिबिंब उसकी ओर घूर रहा है। मैं स्वयं को देखता हूं स्वामी, उन्होंने उत्तर दिया। स्वामी रमाकांत ने निर्देश दिया, अब अपनी आंखें बंद करें और अपने दिमाग से सभी विचारों को खाली कर दें। केवल अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही जयकांत ने उनके निर्देशों का पालन किया, उन्हें शांति और स्पष्टता का एहसास हुआ। जब उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोली तो उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन इस बार यह बिल्कुल शांत था, जो उसके भीतर महसूस की गई शांति को प्रतिबिंबित कर रहा था। आप देख रहे हैं जयकांत, जैसे तालाब की सतह तब शांत हो जाती है जब मन की हवाएं उसे हिलाना बंद कर देती हैं, उसी तरह आप भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब आप अपने विचारों की अशांत तरंगों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। याद रखें, सच्ची महारत हासिल करना मन अराजकता के बीच शांति खोजने में, अपनी शक्ति को अधिक अच्छे के लिए उपयोग करने में निहित है। आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए जयकांत ने स्वामी रमाकांत के सामने सिर झुकाया और उनके द्वारा दी गई अमूल्य सीख के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से जयकांत उद्देश्य और आंतरिक शांति की एक नई भावना के साथ सफलता की राह पर चल पड़े। उनका दिमाग अब एक बाधा नहीं,
बल्कि महानता की ओर उनकी यात्रा में एक शक्तिशाली सहयोगी बन गया। और इस तरह स्वामी रमाकांत और जयकांत की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने अनगिनत आत्माओं को आत्मनिपुणता और सफलता के लिए अपनी खोज शुरू करने के लिए प्रेरित किया, जो एक साधु और एक यात्री के शाश्वत ज्ञान द्वारा निर्देशित थे, जिन्होंने क्रूसिबल में बने बंधन को साझा किया था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।